जय हिंद साथियों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल TCG क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रखे होंगे। दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी के बाद में वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ साथ हम इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल की क्लासें कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे। इसी श्रृंखला में आज भारत के भूगोल से संबंधित पहली क्लास जिसमें हम अध्ययन करेंगे भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय के अंतर्गत हम देखेंगे भारत का नामकरण, भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार और भारत की जो भौगोलिक स्थिति है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। आइए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। भारत का सामान्य परिचय। दोस्तों, भारत देश पूर्ण रूप से भारतीय प्लेट पर स्थित है, जो कि ऑस्ट्रेलियन प्लेट का एक उपखंड है। यानी भारत ऑस्ट्रेलियन या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर स्थित है। यह प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का पार्ट था, जो कि अफ्रीका और अंटार्कटिका के साथ में जुड़ा हुआ था। दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर हमने पढ़ा था कि 33 जो भूसन्नति है, उस भूसन्नति के अंदर जो वलन हुआ अवसादों का, उस वलन के कारण विश्व के बहुत से पर्वत और पठार बने, जिनमें से तिब्बत का पठार और भारत का हिमालय पर्वत। 33 भूसन्नति के अवसादों के वलन के कारण इनका निर्माण हुआ। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। यदि ग्लोब के ऊपर भारत की स्थिति देखें तो भारत देश उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। एशिया महाद्वीप की बात करें तो भारत देश एशिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। भारत देश विविधताओं का देश है। इसको हम बहुत डिटेल से पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज हम केवल इस क्लास के अंदर भारत का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। सामान्य परिचय के अंदर इसका नामकरण, इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार,
देखिए, पहला बिंदु हमारा रहेगा नामकरण। नामकरण यानी भारत देश को प्राचीन समय में किन किन नामों से जाना जाता था। वर्तमान समय में भारत को भारत या संविधान के अकॉर्डिंग हम देखें तो भारतवर्ष और इंडिया के नाम से जाना जाता है। क्या प्राचीन समय में भी यही नाम थे? दोस्तों, प्राचीन समय में भारत देश को बहुत से नामों से जानते थे, जिनमें पहला नाम जम्बू द्वीप, एक नाम था जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप नाम कैसे पड़ा, इसकी हम चर्चा करेंगे। प्राचीन समय में संपूर्ण पृथ्वी को 7 भागों में बांटा गया था। संपूर्ण पृथ्वी को 7 प्रदेशों में विभक्त किया गया था। कितने प्रदेशों में विभक्त किया गया? 7 प्रदेशों में। विष्णु पुराण से इसकी हमें जानकारी मिलती है। हमारे हिंदू ग्रंथ विष्णु पुराण है, उससे इसकी जानकारी मिलती है कि पूरी पृथ्वी को, संपूर्ण पृथ्वी को 7 प्रदेशों में डिवाइड किया गया था। अब हम यहां पर केवल भारत के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, यानी भारत का नामकरण पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहां पर केवल भारत से संबंधित जो पार्ट होगा उसी को देखेंगे। मित्रों, उन जो 7 प्रदेश थे उनमें से एक प्रदेश का नाम जम्बू द्वीप था। एक प्रदेश का नाम जम्बू द्वीप था। जम्बू द्वीप केवल वर्तमान जो भारत है उसी को नहीं कहते थे, बल्कि ये जो जम्बू द्वीप है वो दक्षिणी पश्चिमी एशिया, दक्षिणी पश्चिमी एशिया, चूंकि भारत भी बात करें एशिया के संदर्भ में तो दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है, तो दक्षिण पश्चिम एशिया, पश्चिमी चीन, पश्चिमी चीन और पश्चिमी एशिया, इस संपूर्ण विस्तृत भाग को जम्बू द्वीप के नाम से जानते थे। इस पूरे भूभाग को जम्बू द्वीप कहते थे, इसलिए चूंकि ये भी भारत देश भी इसी का एक पार्ट है, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि भारत देश को भी जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। ठीक है मित्रों, इसके बाद में हम भारत देश को और किस नाम से जानते हैं? दूसरा नाम हमारे सामने आता है आर्यव्रत। आर्यव्रत या फिर आर्याव्रत। आर्याव्रत दोस्तों, आर्यव्रत या आर्यावर्त के नाम से भी भारत को जाना जाता था। उसका कारण यानी प्राचीन समय में भारत देश के ऊपर आर्यों का शासन हुआ करता था। आर्य एक सभ्य जाति थी, उनका शासन हुआ करता था। इसी कारण से इस संपूर्ण भूभाग को आर्यव्रत या आर्यावर्त के नाम से जाना जाने लगा। तीसरा नाम हमारे सामने निकल करके आता है भारतवर्ष। भारतवर्ष
अभी हमने देखा कि भारत देश के अंदर प्राचीन समय में आर्यों का शासन था। तो ये जो आर्य हैं, इनका एक प्रसिद्ध शासक या इनका एक प्रसिद्ध राजा हुआ था जिसका नाम भरत था, जिसका नाम भरत। संभवतः उसी के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। आपने दुष्यंत और शकुंतला की कहानी सुनी होगी। दुष्यंत और शकुंतला का एक पुत्र जिसका नाम भरत था, बड़ा महान शासक हुआ था। तो संभवतः उसके नाम से भी भारतवर्ष नाम हो सकता है, यानी भारत नाम भरत के नाम से पड़ा है। भरत नामक शासक के नाम से भारत नाम पड़ा है। इसके बाद में ईरान वासी जो थे, उन्होंने भारत को हिंदुस्तान नाम दिया। दोस्तों, अब तक हमने जो पढ़ा सामान्य परिचय में, यहां से ज्यादा प्रश्न बनने की संभावना नहीं होती है, लेकिन कभी कभार यहां से भी प्रश्न पूछ लेता है, नॉर्मल क्वेश्चन बनता है। आपको ध्यान रखना है कि विष्णु पुराण में भारत देश को किस नाम से जाना जाता था। तो याद रहे, जम्बूद्वीप। आर्यव्रत, आर्यों का शासन होने के कारण भारतवर्ष भरत नामक शासक के कारण। लेकिन अभी एक नाम हम देखेंगे, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान, यहां से बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदुस्तान जो नाम पड़ा है, यह हिंदुस्तान नाम किनके द्वारा दिया गया। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। हमारे देश में, भारत देश में, यानी जो हिमालय पर्वत है, उत्तर दिशा में हिमालय जो पर्वत है, उस हिमालय पर्वत के पास यहां से उत्तर दिशा से एक नदी निकलती है, निकल करके अरब सागर में आती है, अरब सागर में अपना जल प्रवाहित करती है, लेकर के जाती है। दोस्तों, इस नदी का नाम सिंधु नदी है। इस नदी का नाम सिंधु नदी है। अब ये जो सिंधु नदी है, इस सिंधु नदी को जो ईरान वासी थे, ईरान के जो लोग थे, वो इस सिंधु नदी को हिंदू के नाम से, यानी वो स के स्थान पे है का उच्चारण करते थे, स के स्थान पे है का उच्चारण करते थे। सिंधु, और इस सिंधु की जगह, स की जगह है, तो बन गया हिंदू। अब ये जो नदी है, उसको वो हिंदू नदी के नाम से पुकारते थे। सिंधु नदी को हिंदू नाम के नाम से पुकारते थे। और यही जो सिंधु नदी है, उसके आसपास के क्षेत्र को, जहां पर लोग रहते हैं, उसको उन्होंने नाम दे दिया हिंदुस्तान। सिंधु नदी के आसपास रहने वाले, सिंधु नदी के आसपास का जो संपूर्ण भूभाग है, उसका नाम इन्होंने हिंदुस्तान रखा। यहां से प्रश्न बनता है, आपको ध्यान रखना है। प्रश्न पूछा जाएगा कि हिंदुस्तान नाम किसकी देन है, किनकी देन है। जैसे यूनानी है, रोमन वासी बोल दे, ईरान वासी बोल दे, तो आपको याद रखना है ईरानियों की। किनकी देन है? ईरानियों की या ईरान वासियों की देन है। क्यों? क्योंकि वो सिंधु नदी को हिंदू के नाम से पुकारते थे, स की जगह है का उच्चारण करते थे। इस वजह से इस नदी का नाम रख दिया उन्होंने सिंधु के बजाय हिंदू। और इस नदी के आसपास का जो पार्ट है, भूभाग है, उसको चूंकि जहां पर लोग रहते हैं उसको स्थान कहते हैं, तो इन्होंने उस पूरे भूभाग को हिंदुस्तान कहा। ओके मित्रों,
यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो एक और नाम पड़ा, जो यूनानियों की देन है, इंडिया, जिसको वर्तमान समय में भी हम प्रयोग में लेते हैं, यानी हमारी जो संविधान है उसमें भी जिसका उल्लेख है। इंडिया नाम कैसे पड़ा? यूनानवासी, दोनों में अंतर है, ध्यान से सुनना। अभी हमने हिंदुस्तान नाम सुना, हिंदुस्तान, यहां से प्रश्न बने कि हिंदुस्तान नाम किसने दिया, तो आपको याद रखना है हिंदुस्तान नाम ईरानियों ने दिया। ईरान या ईरानियों ने, ईरान वासियों बोल सकते हो, ईरानियों ने, ठीक है। जबकि इंडिया नाम किसने दिया? यूनानियों ने। इसके पीछे की कहानी समझो। सिंधु नदी, वही सिंधु नदी जो अरब सागर में अपना जल लेकर के जाती है, इस सिंधु नदी को यूनानवासी इंडस के नाम से पुकारते थे। सिंधु को इंडस के नाम से पुकारते थे और इस संपूर्ण भूभाग को, यानी सिंधु नदी के आसपास का जो क्षेत्र है उसको उन्होंने नाम दे दिया इंडिया। मित्रों, प्रश्न यहां से बनता है या तो इंडिया से संबंधित या फिर हिंदुस्तान से, और कभी कभी बिल्कुल नॉर्मल प्रश्न बने तो जम्बू द्वीप से भी प्रश्न बन सकता है, नामकरण से संबंधित। यानी भारत देश का नामकरण, एक बार मैं दोबारा से दोहरा देता हूं, भारत देश का जो नामकरण है, प्राचीन नाम कौन कौन से थे उनमें हमने पढ़ा जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप नाम का उल्लेख हमें कहां से मिलता है? विष्णु पुराण से, ध्यान रखना अच्छे से। आर्यव्रत, आर्य लोग शासन करते थे, जिस कारण भारतवर्ष या भारत देश नाम पड़ा, वो राजा भरत के नाम के कारण पड़ा। हिंदुस्तान ईरानियों की वजह से, यानी ईरानी जो लोग थे वो सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे और उसके आसपास के संपूर्ण भूभाग को हिंदुस्तान कहा गया। इसी प्रकार से इंडिया जो शब्द है वो किसकी देन है पूछा जाए तो आपको याद रखना है यूनानियों की, यूनानियों की देन है, यानी इंडिया नाम यूनानियों ने रखा। ओके मित्रों, यहां तक हमने देखा भारत का नामकरण। अब बात करते हैं वर्तमान समय में, यानी हमारा जो संविधान है, स्वतंत्रता के बाद में संविधान के अंदर भारत देश को किन किन नामों से जानते हैं। भारत देश को हिंदी के अंदर भारतवर्ष, हिंदी में भारतवर्ष, और इंग्लिश में इंडिया, इंग्लिश में इंडिया के नाम से जानते हैं। दोस्तों, हमारे संविधान में कहीं भी भारत नहीं लिखा है, इसको अच्छे से ध्यान रखना है। या हिंदी में उसको भारतवर्ष के नाम से जानते हैं और इंग्लिश में इंडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। विशेष प्रश्न नहीं बनता है, कभी कभार नॉर्मल वे में प्रश्न यहां से दे देता है, नॉर्मल। ओके, अब देखिए, अब हम चर्चा करेंगे भारत की विस्तार की और उसकी स्थिति की। स्थिति एवं विस्तार, स्थिति एवं विस्तार किसके संदर्भ में पढ़ रहे हैं? भारत के संदर्भ में, यानी भारत की स्थिति और उसका विस्तार, ये हम पढ़ेंगे। मीन्स लोकेशन
एंड एक्सटेंशन ऑफ इंडिया, एक्सटेंशन ऑफ इंडिया। ठीक है मित्रों, भारत की स्थिति और विस्तार पढ़ेंगे। एक बार आपको ये मैप दिखाई दे रहा होगा, यहां पे हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि भारत देश है, उसके उत्तर दिशा में पर्वतों का राजा हिमालय, जो लगभग या पूर्ण रूप से बर्फ से ढका हुआ रहता है, वो हमारे देश के उत्तर दिशा में स्थित है। बात करें भारत देश के दक्षिण दिशा में, तो यहां पर हिंद महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर, इधर पश्चिम में अरब सागर, इधर पश्चिम दिशा में अरब सागर। उत्तर पश्चिम की बात करें तो यहां इधर हिंदू कुश पर्वत, हिंदू कुश पर्वत, सुलेमान पर्वत, हिंदू कुश पर्वत और सुलेमान पर्वत। इधर उत्तर पूर्व की बात करें तो म्यांमार के साथ में लगता हुआ अराकान योमा पर्वत, अराकान योमा पर्वतमाला, और यहां पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी स्थित है, वे ऑफ बंगाल। ठीक है मित्रों, भारत देश के उत्तर दिशा में हिमालय, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, पश्चिम दिशा की बात करें तो अरब सागर, और पूर्ण रूप से पूर्व दिशा की बात करें तो बंगाल की खाड़ी। उत्तर पूर्व की बात करें तो अराकान योमा पर्वतमाला, और उत्तर पश्चिम की बात करें इस दिशा में तो हिंदू कुश पर्वतमाला और सुलेमान पर्वतमाला हमें देखने को मिलती है। ठीक है मित्रों, हमारे देश के चारों ओर, यानी हमारे देश के पास में सीमा बनाने वाले जो देश हैं, उन देशों को और भारत देश को मिलाकर के भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है, भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है, क्योंकि उन सभी देशों का भी भारत की जैसी भौगोलिक परिस्थिति, भारत के जैसा सांस्कृतिक वातावरण, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी भारत की तरह मिलता जुलता है। इन संपूर्ण देशों को मिलाकर के भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है, जिनमें हमारे पास हमारा पड़ोसी देश यानी हमसे ही निकला हुआ पाकिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, भारत,
और बांग्लादेश। इन पांचों देशों की जो भौगोलिक परिस्थिति है वो लगभग समान है। यहाँ का जो कल्चर वो भी लगभग समान है। आर्थिक दृष्टि से देखें, सामाजिक दृष्टि से देखें तो लगभग सभी चीजों में समानता होने के कारण इस संपूर्ण भूभाग को भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। सामान्य परिचय के अंदर हमें इसका भी ध्यान रखना है। कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश शामिल है या कौन सा देश शामिल नहीं है। तो भारतीय उपमहाद्वीप का अर्थ केवल भारत से नहीं है, भारत सहित उसके जैसा सांस्कृतिक वातावरण रखने वाले, उसके जैसा भौगोलिक परिदृश्य वाले, उसके जैसे आर्थिक परिदृश्य वाले 4 और देश होते हैं, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। इन सबको मिलाकर के हम संयुक्त रूप से भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा देते हैं। ठीक है मित्रों, अब आते हैं हमारे मुख्य बिंदु पर। मुख्य बिंदु हमारा है आज का भारत की स्थिति एवं विस्तार, लोकेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ इंडिया। मित्रों, यहां पर हम बात करें भारत देश की, तो जो भारत का उत्तरीतम बिंदु है यानी उत्तरी बिंदु है उसको हम इंदिरा कोल के नाम से जानते हैं। इंदिरा कोल के नाम से जानते हैं, जो वर्तमान में लद्दाख में, हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है उसमें लगता है। पहले ये जम्मू कश्मीर में ही शामिल करते थे इसको, यानी इंदिरा कोल को जम्मू कश्मीर के अंदर पढ़ते थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ही लद्दाख को माना जाता था। लेकिन अब लद्दाख अलग से केंद्र शासित प्रदेश बन गया, उसके बाद से इंदिरा कोल लद्दाख के अंदर होगा। दक्षिण की बात करें तो यहां पर कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु राज्य में है, यानी भारत देश की, हाँ यहां से एक पर्सन और बनता है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। यानी जो हमारी मुख्य भूमि है, हमारी जो मुख्य भूमि है उसका अंतिम बिंदु उसका दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी माना जाता है, जो कि तमिलनाडु राज्य के अंदर है। पश्चिम की बात करें तो यहां पर गुजरात राज्य सबसे पश्चिम में लगता है, और उस गुजरात राज्य में गोरमाथा सरक्रीक क्षेत्र में आता है, जो कहां पे है, गुजरात में। कहां पे है, गुजरात में। इसी प्रकार से पूर्वी दिशा की बात करें तो हमारे पूर्व का जो राज्य है, सबसे पूर्वी राज्य, उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। और पूर्वी बिंदु की बात की जाए तो उस बिंदु का नाम है किवीथू, अरुणाचल प्रदेश में। ओके मित्रों, समझ में आया होगा। यहां से देखेंगे
यानी उत्तरीतम बिंदु, यानी भारत देश के उत्तरीतम बिंदु की बात करें तो उसका नाम है इंदिराकोल, जो कि लद्दाख प्रांत के अंदर है। लद्दाख जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है उसके अंदर। दक्षिणी बिंदु की बात करें तो कन्याकुमारी, दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो कन्याकुमारी है, जिसे कैप कैमोरियन के नाम से भी जानते हैं। यहां से दूसरा नाम भी याद रख लेना है, कन्याकुमारी, या फिर इसी को कहते हैं कैप कैमोरियन, कैप कैमोरियन, इसी का दूसरा नाम है कैप कैमोरियन। पूर्व दिशा की बात करें तो पूर्व दिशा में किबुथु, जो अरुणाचल प्रदेश में है, और पश्चिमी जो बिंदु है वो है गोरमाथा, गोरमाथा के नाम से भी जानते हैं, जो कि गुजरात राज्य में है। हमने चारों बिंदु समझ लिए, यानी उत्तर दिशा में, यानी उत्तरीतम बिंदु, यहां पे दोबारा से नोट कर लो एक बार, उत्तरी बिंदु, उत्तरी बिंदु कौन सा हो गया? इंदिराकोल, इंदिराकोल। कहां पे है? लद्दाख में। लद्दाख जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद में हम देखें दक्षिण बिंदु। यहां से प्रश्न देखो, हाँ यहां एक बार और चर्चा करते हैं। ये तो हमारी मुख्य भूमि है, ये तो हमारी मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु है, जबकि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए, दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो आपको याद रखना है दक्षिणतम बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से, पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। चलो देखते हैं भारत का दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु जिसे जब भी प्रश्न इस प्रकार से आएगा दक्षिणतम, यानी दक्षिण का सबसे अंतिम बिंदु, दक्षिण का सबसे अंतिम बिंदु पॉइंट, जिसे इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, या पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी इसी को जानते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट को भी के नाम से भी इसी को जानते हैं। इसको पार्सन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको याद रखना है, पार्सन पॉइंट। प्रश्न को आपको अच्छे से समझना है कि दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए या फिर मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु पूछा जाए, इनको अच्छे से समझना है। दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए मीन्स भारत का सबसे अंतिम दक्षिण का जो बिंदु है, यानी सबसे दक्षिणतम, सबसे लास्ट में दक्षिण दिशा में, वो होता है इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, पार्सन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, और एक और नाम होता है इसका लाही चिंग, लाही चिंग। थोड़ा सा नाम कठिन है, लेकिन याद रखना एग्जामिनर कैसे भी ऑप्शन दे सकता है,
उसको ध्यान रखना है। इंदिरा पॉइंट दक्षिणतम बिंदु की बात कर रहे हैं, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट हो सकता है। इंदिरा पॉइंट न दे करके वहां पे पिग्मेलियन पॉइंट भी दे सकता है, पिग्मेलियन पॉइंट, या फिर पार्सन पॉइंट के नाम से भी इसी को बोलते हैं, ये भी दे सकता है। और लाहीचिंग ये नाम भी दिया जा सकता है। दोस्तों आपको याद रखना है कि दक्षिणतम बिंदु यानी भारत देश का सबसे दक्षिण में स्थित बिंदु कौन सा है, तो इन चारों में से एक नाम आपको आंसर देना होगा, ठीक है। इसलिए चारों नाम याद होने चाहिए। अब इस दूसरा एक प्रश्न और कहा, चलो इसी के साथ में एक प्रश्न और देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु या दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है? तो अभी आपको मैंने बताया था केप कैमोरियन या कन्याकुमारी, जो किस राज्य में है? कन्याकुमारी, जो किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, ठीक है दोस्तों। दोनों को अच्छे से ध्यान रखना है। भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। जैसे प्रश्न आ गया कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, और यदि वहां पर इन चारों में से कोई भी ऑप्शन नहीं देके रखा है, तब तो निश्चित कन्याकुमारी मानेंगे, क्योंकि इनमें से कोई ऑप्शन दे ही नहीं रखा। इसका मतलब मुख्य भूमि की ही बात की जा रही है। लेकिन ऐसे दे दिया जाए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, और ये भी इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट या लाहीचिंग, इन पॉइंटों में से, यानी ये जो नाम दे रखे हैं इनमें से कोई ऑप्शन आ जाए और साथ में कन्याकुमारी भी आ जाए, तो उस पोजीशन में आपको आंसर करना है इन चारों में से कोई एक, जो भी आएगा। इंदिरा पॉइंट आया तो इंदिरा पॉइंट मान लेना, पिग्मेलियन पॉइंट आए तो वो मान लेना, यानी उस समय कन्याकुमारी को हम आंसर नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछा गया है, यानी सबसे अंतिम बिंदु जो दक्षिण दिशा में है उसके बारे में बात की गई है, और ऑप्शन में हमें दे रखा है, तो फिर उस पोजीशन में हमें इनमें से ही कोई एक मानना होगा, कन्याकुमारी को नहीं मानेंगे। लेकिन मुख्य भूमि के दे दे, स्पेशल एक वर्ड दे दे, मुख्य भूमि, यानी भारत की मुख्य भूमि है, उसका दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, फिर इनमें से कोई ऑप्शन आए तो उनको आपको नहीं मानना है। दैट मीन्स वहां पर आपको कन्याकुमारी ही आंसर मानना पड़ेगा, या फिर कन्याकुमारी को दूसरे किस नाम से पुकारते हैं? केप कैमोरियन के नाम से भी पुकारते हैं, वो मानना पड़ेगा, ठीक है मित्रों। अब हम बात कर लेते हैं इसकी अक्षांशीय विस्तार की। भारत देश के अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे। भारत देश का अक्षांशीय विस्तार, केवल अक्षांशीय विस्तार अभी देखेंगे, फिर देशांतरीय विस्तार देखेंगे। अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार यानी जो भारत देश है वो कौन कौन से अक्षांशों के मध्य स्थित है, कौन कौन से अक्षांशों के मध्य स्थित है। देखिए दोस्तों, यहां से भी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये हमारा मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु हो गया कन्याकुमारी या केप कैमोरियन। मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु केप कैमोरियन, यहां से
भारत देश की मुख्य भूमि प्रारंभ हो रही है, मीन्स हमारा अक्षांशीय विस्तार यहां से लेकर यहां तक है, यहां से लेकर यानी जो दक्षिण बिंदु है वहां से लेकर के और उत्तरीतम बिंदु है वहां तक हमारा अक्षांशीय विस्तार है। यहां पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि भारत देश है, भारत देश वो ये हमारी कर्क रेखा है, सॉरी भूमध्य रेखा होगी ये, और इसके ऊपर होगी कर्क रेखा। तो जो ये कर्क रेखा है वो भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है, लगभग बीचों बीच से गुजरती है, जिसे हम 23.5 डिग्री के नाम से जानते हैं, 23.5 डिग्री के नाम से जानते हैं। मीन्स ये जो पार्ट है ये 23.5 डिग्री से ऊपर हो गया और ये जो पार्ट है वो 23.5 डिग्री से नीचे हो गया। अक्षांशों की बात करें तो इससे नीचे 22 डिग्री, 20 डिग्री, 21 डिग्री, 19 डिग्री ऐसे चलता रहेगा और यहाँ पे 0 डिग्री आ जाता है। 0 डिग्री का संबंध भारत से नहीं है, यानी भारत के किसी भी भाग से विषुवत रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, भारत देश विषुवत रेखा से, यानी भारत यहां से जैसे विषुवत रेखा निकल रही है, विषुवत रेखा यहां से निकल रही है, तो भारत देश से विषुवत रेखा की जो दूरी है वो है 876 किलोमीटर, 876 km, 876 किलोमीटर दूर रह जाती है हमसे। तो मीन्स यहां से 1 डिग्री अक्षांश, 2 डिग्री अक्षांश, 3 डिग्री अक्षांश, 4 डिग्री अक्षांश, इस प्रकार से ऊपर की ओर अक्षांश बढ़ते जा रहे हैं, ऊपर की ओर अक्षांश बढ़ते जा रहे हैं। हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो पूछा जाए कि भारत का अक्षांशीय विस्तार लद्दाख में कितना है, वहां पे हमें कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि हम याद तो करके रखते हैं कि जो भारतीय भूमि है, मुख्य भूमि, उसका अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से, और उसको हम समझ लेते हैं उल्टा, ऊपर की साइड से हम उसको गिनने लग जाते हैं। तो यहां पे ध्यान रखना है, विषुवत रेखा के आधार पर, विषुवत रेखा की स्थिति के आधार पर ये अक्षांशों का निर्धारण हो रहा है। तो चूंकि भारत देश विषुवत रेखा के पूर्ण रूप से ऊपर स्थित है, इसका मतलब कर्क रेखा की ओर, यानी जो कर्क रेखा है वो भारत के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। तो यहां पर मध्य में 23.5 डिग्री हो गया, इससे ऊपर चलेंगे तो अक्षांश बढ़ेंगे, यानी 24, 25, 26, 28, 30 इस प्रकार से चलते रहेंगे, और नीचे आएंगे तो 22, 20, 19, 18, 17 इस प्रकार से चलेंगे। तो मुख्य जो भूमि है भारत की, यहां से भी प्रश्न 2 प्रकार से बनेंगे, एक मुख्य भूमि होगी और एक दक्षिणतम बिंदु जो है उसकी बात करेंगे, जो अभी हमने पढ़ा था। मुख्य भूमि जो है उसका अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट। भारत का अक्षांशीय विस्तार, यानी भारत की जो मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि का विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार क्या होगा, यानी बात करें हम तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी की, तो उस कन्याकुमारी से प्रारंभ होकर के और उत्तर में लद्दाख तक, यानी जो लद्दाख में इंद्राकोल है वहां तक अक्षांशीय विस्तार है। तो जो मुख्य भूमि है वो उसका अक्षांशीय विस्तार प्रारंभ होता है 8 डिग्री 4 मिनट से, 8 डिग्री 4 मिनट से प्रारंभ होता है, और
ये तो हो गया हमारा 8 डिग्री 4 मिनट। और उत्तरीतम बिंदु जो इंदिराकोल है वहां तक देखेंगे तो 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। ये डिग्री को इंगित करता है और ये मिनट को इंगित करता है। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेकिन जब भी भारतीय भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है ये पूछा जाए, दक्षिणतम बिंदु का अक्षांशीय मान क्या है, का अक्षांशीय मान, तब आपको ध्यान रखना है यहां से मुख्य जो भूमि है उसके बाद तक इधर हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो जो ग्रेट निकोबार है वहां तक हमारा दक्षिणतम बिंदु माना जाता है। मीन्स इससे लगभग 2 डिग्री नीचे, यानी जो मुख्य भूमि है उसका अक्षांशीय मान है 8 डिग्री 4 मिनट और दक्षिणतम बिंदु है उसका अक्षांशीय मान हो गया 6 डिग्री 45 मिनट, 6 डिग्री 45 मिनट इसका अक्षांशीय मान हो गया। ठीक है, प्रश्न किस प्रकार से बनेगा उसको ध्यान में रखना है और उसको बड़ा समझ करके उसमें आंसर करना है। यदि दक्षिणतम बिंदु का अक्षांशीय मान पूछा जाए तो 6 डिग्री 45 मिनट बताना है, जबकि मुख्य भूमि का जो अक्षांशीय मान यानी कहां से प्रारंभ होता है तो आपको बताना है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक। अच्छा, ये जो दक्षिणतम बिंदु है उसका अक्षांशीय मान हमने नीचे यानी दक्षिण दिशा से तो देख लिया 6 डिग्री 45 मिनट, यानी 6 डिग्री 45 मिनट से प्रारंभ होता है। जिस प्रकार से नीचे की तरफ मान हमारा 2 डिग्री और नीचे से प्रारंभ हुआ है, क्या उत्तर में भी ऐसा ही होता है? दोस्तों यहां पे ध्यान रखना है, उत्तर में हमारा जो अंतिम बिंदु है वो यही है 37 डिग्री 6 मिनट इसका अक्षांशीय मान होगा। यानी दक्षिणतम बिंदु का अक्षांशीय विस्तार पूछा जाए, दक्षिणतम बिंदु से और भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछा जाए टोटल, तो आपको बताना है 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट। और मुख्य भूमि का पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के और 37 डिग्री 6 मिनट तक होगा। ठीक है दोस्तों, अक्षांशीय विस्तार आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो, इसका जो कुल अक्षांशीय विस्तार है वो भी आपको याद रख लेना है, यानी कुल कितने अक्षांशों के मध्य भारत देश स्थित है। तो ध्यान रख, हमें पता है कि भारत देश है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक स्थित है। तो जो बड़ी इकाई होती है उसमें से छोटी इकाई को घटा देंगे, जितना अक्षांशीय मान है वो हमारे सामने आ जाएगा। 37 डिग्री 6 मिनट में से और 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट को हम घटा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये लगभग हमारे सामने आ जाएगा 29 डिग्री के आसपास आ जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे, हमने अभी चर्चा की कि भारत के मध्य से लगभग मध्य से
एक रेखा गुजरती है जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ध्यान रखना, ये जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों से गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं उसको भी आपको ध्यान में रखना है। यानी कर्क रेखा जो है इस प्रकार से गुजरती है। तो कहां कहां से गुजरती है? यहां पे एक राज्य हो गया गुजरात, यानी गुजरात से प्रारंभ होती है। फिर दूसरा राज्य हो गया हमारा यहां पे राजस्थान, यहां पे हो गया राजस्थान। फिर एक राज्य हो गया हमारा जो भारत के लगभग मध्य में स्थित है, जिसको मध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं, यानी एमपी, मध्य प्रदेश। एक राज्य झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, पश्चिमी बंगाल हो गया, मिजोरम हो गया और त्रिपुरा हो गया। इस प्रकार से हमारे पास 8 राज्य हो गए। ठीक है, याद रखना है कि कर्क रेखा पर भारत देश के 8 राज्य स्थित होते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। मिजोरम और त्रिपुरा। इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक भी काम में लेते हैं, वो याद रहे तो उससे थोड़ा आसान हो जाएगा। बाकी ये सारे राज्य आपको अच्छे से याद रखने हैं। यहां से बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा राज्य कर्क रेखा पर स्थित है, या निम्न में से कौन सा राज्य कर्क रेखा पर स्थित नहीं है। तो इसके लिए ट्रिक है, राम झा के 6 पंगु मित्र। पंगु मित्र, ये ट्रिक काम में ली जाती है। इसमें क्रम नहीं है, यानी जिन जिन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है उनके नाम है, लेकिन क्रम से नहीं है। ये थोड़ा ध्यान रख लेना। क्रम की बात की जाए तो यहां से प्रारंभ होती है, यानी गुजरात से प्रारंभ होगी और त्रिपुरा मिजोरम तक जाएगी। ठीक है, लेकिन इस ट्रिक से हम याद रख सकते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं। वैसे इसका क्रम भी याद होना चाहिए, परीक्षा में क्रम भी पूछा जाता है कि पश्चिम से पूर्व की ओर इसका क्रम क्या होगा, या पूर्व से पश्चिम की ओर इसका क्रम क्या होगा। तो अभी मैंने बताया था गुजरात, उसके बाद में राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। इस प्रकार से ये इसका क्रम हो गया पश्चिम से पूर्व की ओर, और उल्टा कर देना, वो हो जाएगा पूर्व से पश्चिम की ओर। लेकिन 8 राज्यों को कैसे याद रखें, उसके लिए ट्रिक काम करेगी राम झा के 6 पंगु मित्र। राम, यहां पे पहला जो वर्ण है, पहला जो अक्षर है रा, रा का अर्थ हो गया राजस्थान, रा का अर्थ हो गया राजस्थान। मैं का अर्थ हो गया मध्य प्रदेश, मैं का अर्थ हो गया मध्य प्रदेश। झा का संबंध हो गया झारखंड से, झा का संबंध हो गया झारखंड से। के को आपको कुछ भी याद नहीं करना है, कैसे। 6 का अर्थ हो गया छत्तीसगढ़, ये केवल सूत्र बनाने के लिए, ट्रिक बनाने के लिए काम में लिया गया है। 6 का अर्थ हो गया छत्तीसगढ़। पै का अर्थ हो गया पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। गु से बन गया गुजरात, मी से बन गया मिजोरम और त्रै से बन गया त्रिपुरा। इस प्रकार से इस ट्रिक के माध्यम से हम 8 के 8 जिले याद रख सकते हैं। राम झा के
6 पंगु मित्र। ये कर्क रेखा को याद करने की ट्रिक हो गई। कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है उसको याद रखने की एक सामान्य से ट्रिक है, आपने सुनी भी होगी, ठीक है। लेकिन क्रम से याद रखना ज्यादा जरूरी है। ट्रिक पे डिपेंड होकर के हम केवल राज्यों के नाम ही याद कर सकते हैं, लेकिन क्रम पूछा जाएगा तो वहां पे गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आपको क्रम से याद रखना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों। ये था अक्षांशीय विस्तार। अब इसका देशांतरीय विस्तार पढ़ लेते हैं, यानी देशांतरीय स्थिति क्या है, भारत देश की देशांतरीय स्थिति क्या है। दोस्तों, भारत देश है उसका अभी हमने पढ़ा था कि जो पश्चिमी बिंदु है, पश्चिमी बिंदु है उसका नाम था गौर माता, जो कहां पे है, गुजरात में। और पूर्वी बिंदु किबुथु जो अरुणाचल प्रदेश में है, यहां पे अरुणाचल प्रदेश में। इसका यानी अक्षांशीय विस्तार ये हो गया। अक्षांश इस प्रकार से होते हैं और देशांतरीय विस्तार इस प्रकार से होता है, यानी ऊपर से उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है। यानी यहां से लेकर के और यहां तक इसका देशांतरीय विस्तार होगा और यहां से लेकर के यहां तक इसका अक्षांशीय विस्तार हो गया। अक्षांशीय विस्तार हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब हम देखेंगे देशांतरीय विस्तार। क्या देखेंगे? देशांतरीय विस्तार। भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो एक चीज का ध्यान रख लेना, जैसे हमने अक्षांशीय विस्तार पढ़ा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ध्यान रखना यहां पे भी उत्तरी अक्षांश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उत्तरी अक्षांश। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। उसी प्रकार से देशांतरीय विस्तार की बात करें तो ये होगा हमारा 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। किसमें आएगा ये? पूर्वी देशांतर में, क्योंकि पूरा का पूरा भारत देश है वो पूर्वी देशांतर में ही स्थित है। और गोलार्धों की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए इसको उत्तरी अक्षांश, यानी अक्षांशों में उत्तर दिशा में स्थित है तो उत्तरी अक्षांश ही माने जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये उत्तरी अक्षांश हो गया और ये दक्षिणी अक्षांश हो गया, ये पूर्वी अक्षांश हो गया और ये पश्चिमी अक्षांश हो गया। अब भारत की जो अक्षांशीय स्थिति है वो क्या है? अभी मैंने बताया 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत देश 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। जिस प्रकार से हमने अक्षांशीय विस्तार को उसमें से घटाया, इसी प्रकार से इसको भी घटा लेंगे, यानी कुल कितने अक्षांशों के मध्य स्थित है। तो ये हमारे उत्तर आएगा इसमें 29 डिग्री और 25 मिनट, यानी बड़े मान में से घटा देंगे। 97 डिग्री 25 मिनट में से हम घटा देंगे 68 डिग्री 7 मिनट। यहां पे हम घटाएंगे तो 18 मिनट बच गए और यहां पे हम घटाएंगे तो 29 डिग्री बच गया।
क्योंकि जो देशांतर होते हैं वो समय की गणना करने में काम में आते हैं, और एक देशांतर से दूसरे देशांतर की ओर हम जाते हैं तो लगभग 4 मिनट का, लगभग यानी 4 मिनट का समय बढ़ जाता है, 4 मिनट का समय बढ़ जाता है। जैसे हम यहां से चले 68 डिग्री 7 मिनट से, और इधर 97 डिग्री 25 मिनट तक आएंगे, तो जैसे जैसे हम इधर बढ़ेंगे, प्रश्न आपसे ये पूछा जाए कि भारत का जो पूर्वी बिंदु है अरुणाचल प्रदेश, वहां से लेकर के हम राजस्थान की बात करें या गुजरात की बात करें, अंतिम बिंदु गुजरात का होगा, तो गुजरात की बात करें तो वहां तक पहुंचने में हमें, यानी वहां तक सूर्य का जो प्रकाश है उसको पहुंचने में कितना समय लगेगा। पहले सूर्य उदय कहां पर होगा? अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे लास्ट में कहां पर होगा? भारत देश की बात करें तो किस में होगा? गुजरात राज्य का ये जो गोरमाथा है यहां पर, ठीक है। तो मित्रों इधर, यहां से इधर आने में 1 डिग्री में हमें 4 मिनट का समय लगता है, मीन्स पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी पूर्वी बिंदु से लेकर के पश्चिम बिंदु के मध्य हमें 29 डिग्री और 18 मिनट का फासला तय करना पड़ेगा। तो कुल कितना समय लगेगा? लगभग 2 घंटे का समय अंतराल होगा। समय का जो अंतराल है वो कितना होगा? लगभग 2 घंटे, लगभग 2 घंटे। चूंकि 29 डिग्री और 18 मिनट है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। हम इसको राउंड फिगर में 30 मान लें और इसको 4 से गुणा करेंगे तो 120 मिनट हो गए। कितने मिनट बढ़ गए? 120 मिनट, मीन्स 2 घंटे। यानी पूर्व से पश्चिम का जो समय अंतराल है उसका वो हो जाएगा हमारा 2 घंटे का। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए, इसी प्रकार से कंटेंट पढ़ने के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल से। यदि आपने पहली बार चैनल विजिट किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। जय हिंद, थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे भारत का भौतिक विभाजन। थैंक यू फॉर वाचिंग।